हेलो एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वह है क्लास 6 का सेकंड चैप्टर बचपन, जो कि बसंत बुक में है। तो सेकंड चैप्टर जो बचपन है उसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है कृष्णा सोबती। तो पहले इस पाठ की शुरुआत करने से पहले इसके पाठ के बारे में जान लें कि लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। बचपन हमारा आपका भी, हम लोगों ने भी अपना बचपन देखा है। जो हमारे बचपन की बहुत सारी यादें होती हैं, लोगों को मरते दम तक याद रहती हैं। और बचपन सबसे अच्छी, सबसे प्यारी आदमी की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा में कोई भी ऐसी बात नहीं होती है बड़ों वाली। यानी बचपन में बच्चे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक हो जाते हैं। और बचपन बहुत ही प्यारी चीज़ है। जल्दी ही चीज़ों को भूल जाना, गलतियों को भूल जाना, उनमें सयानापन नहीं होता है। तो बचपन जो अवस्था, बाल्य अवस्था होती है, सबसे अच्छी अवस्था होती है। तो लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। जैसे बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, और अब जो हैं उनके बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। तो यही सब कुछ उन्होंने अपने बचपन की यादों के बारे में बताया है। तो जब मैं आपका पाठ पढ़ूंगी तो उसमें आए हुए कठिन शब्दों के मैं अर्थ भी आपको बताती जाऊंगी। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका बता रही हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर, यानी हम लोगों को, जो बच्चे सुन रहे हैं, उन्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कह रही हैं, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा, यानी उम्र में सयाना सा महसूस करने लगी हूँ। सयाना कहते हैं होशियार के लिए। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई। शताब्दी कहते हैं 100 साल का समय, यानी 100 साल का समय। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाली गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग की और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। लेखिका अपने बचपन के पोशाकों को, अपने कपड़ों को याद कर रही हैं कि कैसे कैसे पहनती थीं, किस तरीके के कपड़े उन्होंने पहने हैं। अब आप जैसे 6 क्लास के बच्चे अगर इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो आपको अपने बचपन के भी, जब आप 3-4 साल के रहे होंगे तब आपको भी अपने कपड़े याद होंगे। तो इसी तरह से लेखिका अपने याद दिला रही हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। स्टॉकिंग कहते हैं जो लंबे वाले मोजे होते हैं, जो थाई तक आते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते
धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है कि हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। ये पहले का था, हमने भी जैसे जूते उते पहने हैं तो पहले के पता नहीं क्या अंदर के जूते काटते थे तो छाले ज़रूर पैरों में निकल आते थे। लेकिन अब काफ़ी चीज़ों में अंतर आया है और बहुत ही आरामदायक अब जूते वगैरह हर चीज़ में ही आया है अंतर। और नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक है, तो अच्छी चीज़ें बन रही हैं पहले से कहीं ज़्यादा। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को यानी शनिवार को, हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल कहते हैं जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। जैसा कि मैंने बताया, शनिवार जिसे सैटरडे कहते हैं, नाक में इसकी गंध आने लगती। गंध यानी स्मेल। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली आने लगती। मितली यानी उल्टियाँ। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब उनकी मम्मी पिलाती थी भाई बचपन में, उन्हें ज़रूरी लगता होगा तभी उनको पिलाती होंगी, क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए कभी गलत काम तो करते नहीं हैं, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए ही करते हैं। लेखिका आगे बता रही हैं, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। बचपन की दिलचस्पियाँ भी, जिन चीज़ों में रुचि लेते हैं तो वो उन्हें बता रही हैं कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, यानी पहले कुल्फ़ी मिला करती थी जिसे आजकल हम आइसक्रीम कहते हैं। पहले कचौड़ी समोसा मिलते थे, आजकल वो पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फल से और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल चुके हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी, यानी जो कोका कोला है वो पहले लेमनेड या विम्टो कहते थे उसे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्ट्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। तो बता रही हैं कि शिमला और जो नई दिल्ली में बड़े हुए हैं बच्चे, उन्हें बेंगर्स और डेविको के रेस्ट्रा की चॉकलेट बता रही हैं, और पेस्ट्री की बड़ी मज़ा देने वाली, बड़ी अच्छी टेस्टी लगती थी। जैसे आजकल के बच्चे डोमिनोज़ वगैरह में जाते हैं, मैकडोनल्ड है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ब्राउन ब्रेड का आपने नाम सुना होगा, जो वाइट ब्रेड होती है उससे ये सेहतमंद होती है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। बच्चों को तो टॉफ़ी चॉकलेट पसंद होती ही हैं, और शॉप पर पहुंच जाएं तो मन करता है कि ये चॉकलेट भी ले लें, वो टॉफ़ी भी ले लें। तो वही लेखिका जब बचपन में थी तो उन्हें भी ये चीज़ें पसंद आती थी, आपको भी आती होंगी। आप भी शॉप पर जाते होंगे, आपको भी अच्छा लगता होगा हम ये टॉफ़ी ले लें, वो चॉकलेट ख़रीद लें। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल एक फल होता है, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचते मुंह में पानी आ जाए।
चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। निरा माने केवल। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। बच्चे शैतान तो होते ही हैं, जैसे ही वो चने आते होंगे और बच्चे गाना गाने लगते होंगे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरक पाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। लेखिका अपने बचपन की एक एक चीजें बता रही हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, कमतर यानी कम अच्छा, कमतर समझते उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाले स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ये देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक कहते हैं चश्मे के लिए। दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, यानी लेखिका बता रही हैं जब उनके चश्मा लग गया कम उम्र में तो लोग उन्हें सलाह देते कि दूध पिया करो। तो लेखिका अपनी सफाई में कहती थी जो डॉक्टर बताती थी, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर ने कहा होगा लेखिका से कि कुछ दिन पहनने पर तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, आश्वासन यानी भरोसा दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका का कहना है जो कार्य हमें जब करने चाहिए तभी करने चाहिए। अब लेखिका क्या करती थी, दिन में तो काम करती नहीं थी, रात को टेबल लैंप पर काम करती थी। इससे उनकी आंखों की, जब रात में देर रात तक आप काम करेंगे टेबल लैंप के सामने तो आंखों की रोशनी तो कम होगी ही। इसलिए बच्चों जो आप कहानी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखें। एक तो हमें दूध भी पीना चाहिए, हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, दाल भी खानी चाहिए, जिससे हमारे चश्मा नहीं लगे।
और चश्मा लगाने से नज़र कमज़ोर हो जाती है और चश्मा लगाने में बड़ी तकलीफ़ भी होती है। तो जो लेखिका के चश्मा लगाया है तो उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते हैं, देखो देखो कैसी लग रही है। ये है कृष्णा सूक्ति चश्मा लगाए हुए। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी यानी खिसियाई, क्या मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। एक तरीके से चचेरे भाई ने शेर बना लिया। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। अब लेखिका अपने आप में दोहरा रही है अपने आप को चश्मे के सामने देखकर। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात और थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो उसी में देखने की आदत हो जाती है। यानी जब शुरुआत में चश्मा लगाया था तो चेहरा उन्हें लेखिका को अजीब लगता, अब उन्हें अपनी पहचान चश्मे से ही लगती है। क्योंकि अब कह रही हैं कि अगर अब चश्मा नहीं लगाए तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया हुआ टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। और लेखिका ने इस प्रकार ये कृष्णा सूक्ति हैं, इन्होंने अपने बचपन के बारे में सब कुछ बताया है कि कैसे कैसे उन्होंने, बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं ये, इनकी बहुत ही रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है, जिसे हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण यानी यादें। तो आपको ये कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।